स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ज्योग्राफी क्लास में। आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर इन इंडिया इसका 5th पार्ट पढ़ेंगे एंड इन दिस वी लर्न मोर अबाउट द कैश क्रॉप्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट शुगर केन जो कि एक कैश क्रॉप था, और आज भी हम दो और कैश क्रॉप्स के बारे में इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे, वो है कॉटन एंड जूट। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉटन। सो दिस इज द पिक्चर शोइंग द कॉटन बॉल्स। अगर कॉटन की बात करें तो ये यूनिवर्सल फाइबर है, क्योंकि इसको हम बहुत पुराने समय से इसको ग्रो करना और इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। दुनिया के बहुत हिस्सों में कॉटन का बहुत डिमांड है, कॉटन टेक्सटाइल का, एंड आज से नहीं बहुत पुराने समय से है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, और इसका एक येलो फ्लावर्स के फॉर्म में होता है, और ये फ्लावर फिर बॉल्स बनते हैं, और जब ये बॉल्स मेच्योर करते हैं तो वो बर्स्ट करते हैं एंड देन वी गेट द वाइट फ्लफी शाइनी बॉल ऑफ फाइबर। और जब ये बॉल्स मैच्योर करके बर्स्ट करते हैं देन वी गेट द कॉटन, वाइट कॉटन फाइबर। कॉटन को उसके स्टेपल के अकॉर्डिंग ग्रेड किया जाता है, यानी कोई भी कॉटन है उसकी क्वालिटी उसके स्टेपल से लगाई जाती है। तो व्हाट इज स्टेपल? स्टेपल मीन्स द लेंथ ऑफ द लिंट फाइबर। वो जो बॉल बर्स्ट होता है और उसमें से जो वाइट कॉटन बॉल फाइबर प्रोड्यूस होता है, उसका लिंट फाइबर जो है वो कितना लंबा होगा उस पर डिपेंड करता है, वही होता है स्टेपल। और जितना लंबा होगा फाइबर, जितना लंबा स्टेपल होगा उतना ही लंबा, उतना ही सॉफ्ट फाइबर होगा। सो द फाइबर विल बी सॉफ्ट, तो इससे जो कपड़ा बनेगा वो भी बहुत सॉफ्ट होगा, सुपीरियर क्वालिटी का होगा। इसीलिए लॉन्गर द स्टेपल फाइनर इज द फाइबर्स। जितना लंबा स्टेपल होगा उतना ही फाइन फाइबर होगा, एंड दिस विल प्रोड्यूस अ वेरी गुड क्वालिटी टेक्सटाइल यानी क्लोथ। सो इफ वी ग्रेड कॉटन को अगर हम अकॉर्डिंग टू वैरायटी देखें तो क्वालिटी के हिसाब से सबसे अच्छा होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, और इसका जो फाइबर होता है इट इज़ लेंथ इज मोर देन 25 मिलीमीटर। अगर मीडियम स्टेपल कॉटन की बात करें सो हेयर द लेंथ वैरीज फ्रॉम 20 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर, और अगर शॉर्ट स्टेपल कॉटन की बात करें तो इसमें जो फाइबर का लेंथ होता है इट इज़ लेस देन 20 मिलीमीटर। सो यहाँ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, दिस हैज़ लॉन्गर स्टेपल एंड फाइनर फाइबर्स। क्लाइमेटिक कंडीशन इफ़ वी टॉक अबाउट, तो यहाँ आइडियल टेम्परेचर जो है वो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, और इसको चाहिए अबंडेंट सनशाइन। रेनफॉल की बात करें तो it requires like moderate rainfall from 50 to 80 centimeters, which should be well distributed. Warm days and cool nights are very good while ripening. जब फसल तैयार हो रहा होता है तो warm days and cool nights are ideal so that the cotton bolls can burst properly. Rainfall is not good during harvesting. अगर हार्वेस्टिंग के समय बारिश हो जाए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इससे जो फाइबर है वो इट विल बिकम मोल्डी एंड डिस्कलर्ड। फाइबर जो है वो मोल्डी और डिस्कलर्ड हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम वल्नरेबल टू पेस्ट एंड डिजीजेस, और इसको पेस्ट और डिजीजेस का खतरा इसमें बढ़ जाएगा। फ्रॉस्ट फ्री डेज आर मस्ट फॉर ड्यूरिंग पिकिंग डेज। जब पिकिंग करते हैं यानी जो बॉल्स मेच्योर हो जाते हैं कॉटन बॉल्स, उनको पिक किया जाता है। पिकिंग के समय पे फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। फ्रॉस्ट इज़ वेरी इंजूरियस, तो इसका मतलब अगर रेनफॉल है हार्वेस्टिंग के समय वो भी इंजूरियस है, क्योंकि इससे जो कॉटन बॉल्स है वो मोल्डी और डिस्कलर्ड हो जाते हैं और बहुत प्रोन हो जाते हैं पेस्ट और डिजीजेस के। साथ में फ्रॉस्ट भी बहुत हार्मफुल है, इसलिए फ्रॉस्ट फ्री डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब पिकिंग हो रही होगी मेच्योर बॉल्स की, कॉटन बॉल्स की, देन द डेज मस्ट बी फ्रॉस्ट फ्री। सो ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो बहुत ज़रूरी है, विच आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर थ्राइविंग एंड ग्रोइंग ऑफ कॉटन। अगर सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ब्लैक सॉइल इज मोस्ट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, एंड इट इज़ तमिल इन डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड गुजरात। यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है ये मॉइस्चर रिटेन कर सकता है, फर्टाइल होता है, एंड वेरी मच सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अलूवियल सॉइल ऑफ Great Plains and red soil and laterite soil of peninsular region, they are also suitable. इसमें भी प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके वी कैन ग्रो कॉटन। Cotton is a soil exhaustive crop,
So fertilizers have to be used regularly. तो कॉटन के कल्टीवेशन में हमें बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान रखना कि एक सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है, इसीलिए इसको हमेशा रेगुलर सप्लाई होता रहना चाहिए फर्टिलाइजर्स का, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, अगर हम कॉटन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया. सो इट प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, वेल डेवलप्ड है, और यहाँ इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कॉटन ही है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ cotton. Then oil extracted from the cotton seeds are used to make वनस्पति, margarine and soap. So कुछ products बनाने के भी काम आता है cotton का oil which is extracted from the seeds. क्योंकि जब cotton को pick किया जाता है तो cotton balls में से seed को अलग कर दिया जाता है, यानी जो lint fiber है उसमें seeds को हटा लिया जाता है. seed से oil produce करके हम लोग ये इस तरह के products बना सकते हैं. जो residue होता है that can be used as a cattle feed. And most important, the khadi industry, which is very important, khadi industry thrives on cotton. तो cotton से ही हम खादी बनाते हैं, तो खादी industry also thrives on cotton. So you can understand, इससे पता चलता है कि so important it is for the country. अगर हम methods की बात करें, methods of sowing, then it is broad, we can say two methods are important, broadcasting and drilling methods. Broadcasting जिसमें the seeds are scattered with a hand, and drilling method where seeds are put into the furrows with the help of a machine. तो इस तरह से ये दोनों मेथड इसमें काम आता है. इफ़ यू रिमेंबर, हमने इसके बारे में राइस कल्टीवेशन में पढ़ा था. पंजाब एंड हरियाणा में इसको ग्रो करते हैं राबी क्रॉप की तरह इन अप्रैल में, एंड इन पेनिनसुलर इंडिया इट इज़ ग्रोन इन अक्टूबर एज विंटर रेन हेल्प्स इट टू ग्रो. तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे ग्रो करते हैं कॉटन को. कॉटन एक ही समय पे कल्टीवेट नहीं होता पूरे इंडिया में. इट इज़ ग्रोन इन डिफरेंट सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ऑफन ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड, मेज एंड ज्वार. कॉटन को हम रोटेशन क्रॉप की तरह भी के तौर पे भी हम ग्रो करते हैं विद ऑयल सीड्स, मेज एंड ज्वार, क्योंकि ऑयल सीड्स एंड ऑल दे आर लेग्यूमिनस. सो they provide nitrogenous यानी nitrates, they fix the atmospheric nitrogen to the soil. Cotton is a soil exhausting crop, so regular application of manure is in the soil is very essential. तो ये याद रखना है कि cotton एक soil exhausting crop है, तो यहाँ पे हमेशा manuring होती रहनी चाहिए so that the soil remains fertile. Harvesting की बात करें तो warm temperature जो है वो help करता है ripening में. You can see in the picture that she is picking up the cotton bolls. So the crop is harvested in 3 or 4 pickings as the bolls keep maturing. तो जैसे जैसे bolls mature होते हैं, एक पौधे में कई bolls होते हैं, जैसे जैसे वो mature होते हैं उनको picking की जाती है. तो 3 से 4 बारी picking होती है in that season. So and because the bolls keep on maturing at different times, तो उनको जो जो mature होते हैं उनको pick कर लिया जाता है. Now प्रोसेसिंग अगर कॉटन की बात करें तो प्रोसेसिंग में आता है गिनिंग. इन दिस द प्रोसेस इन विच द कॉटन फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड. एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, हम पहले भी बताया कि कॉटन जो है वो फाइबर में से सीड्स को हटाया जाता है, तो इस प्रोसेस का नाम है गिनिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑफन कम्स इन द एग्जाम्स. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म, यू मस्ट लर्न दिस. नाउ आफ्टर गिनिंग के बाद the lint is closely packed into bales and sent to mills for spinning into yarn. इसके बाद इसको मिल्स में भेज दिया जाता है गिनिंग के बाद, ताकि उसका yarn बना के फिर कॉटन रॉ कॉटन विच इज़ नोन एज कपास इज सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट्स वेयर गिनिंग इज डन बाय द डीलर्स. तो जो रॉ कपास यानी जो कपास को कॉटन को पिकिंग के बाद लाया जाता है उसको सेल कर दिया जाता है मार्केट में. इसको बोलते हैं रॉ कॉटन को कहते हैं कपास. और जो कपास सेल करते हैं डीलर्स उसकी गिनिंग करते हैं, एंड देन इट इज दे पुट देम इनटू बेल्स एंड देन इट इज सेंट टू मेक द यार्न. तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है. अब जान लेते हैं कि इंडिया में कॉटन कहाँ ग्रो करता है. तो इफ़ यू सी द मैप, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन द एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल. लेकिन जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है.
So the leading producer are Gujarat, Maharashtra, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। तो इन सारे स्टेट्स के ब्लैक सॉइल रीजन, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल रीजन, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन के लिए। पंजाब हरियाणा में सबसे अच्छे क्वालिटी का कॉटन यानी लॉन्ग स्टेपल कॉटन ग्रो करता है इन पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में यही दोनों स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉन्ग स्टेपल कॉटन ग्रो करता है। और दो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, देयर आर टू हाइब्रिड वैरायटीज़, Abhadita, which is rain fed, and Arunabha, which is grown under irrigated condition, have been introduced. इनको introduce कराया गया है। They are good quality cotton, long staple. These varieties are disease and pest resistant. तो इनकी खासियत क्या है? अभादिता और अरुणाभा की खासियत ये है कि इनमें पेस्ट यानी जल्दी कीड़े नहीं लगते। They require less fertilizer and do not pollute the environment. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इन दोनों हाइब्रिड वैरायटीज़ के। सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु आर यूजिंग दीज हाइब्रिड सीड्स। तो इन हाइब्रिड सीड्स को जो इंट्रोड्यूस कराया गया, इसका इस्तेमाल इन स्टेट्स में होता है जो है कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु। सो दीज आर द एरियाज अंडर कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइबर क्रॉप की तरफ इंडिया में, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है आफ्टर कॉटन, एंड दैट इज जूट। सो यू कैन सी दिस इज द जूट प्लांट, एंड इफ वी टॉक अबाउट जूट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर बांग्लादेश। तो इंडिया में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये इन जगहों पर जूट का बहुत प्रोडक्शन होता है। इट इज़ इन ग्रेट डिमांड ड्यू टू इट्स चीपनेस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, लेंथ एंड लस्टर। तो जैसा हमने डिस्कस किया, बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो कि नेबरिंग कंट्री है इंडिया में। और इंडिया में अगर हम बात करें, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल इंडिया में, और बांग्लादेश, ये दोनों दे आर नेबरिंग, दे शेयर द बॉर्डर। सो दिस इज अ जोग्राफिकल यूनिट, और यहाँ पे कंडीशंस बहुत सूटेबल है फॉर कल्टिवेशन ऑफ जूट। जूट अपनी कुछ क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है, वो है उसकी चीपनेस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, लेंथ एंड लस्टर। और ये बहुत ड्यूरेबल होता है, इसको अगर कई दिनों तक पानी में भी रख दे तो ये खराब नहीं होता। इट इज़ नोन एज अ गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर ऑफ कलर एंड द फॉरेन एक्सचेंज इट अर्न्स। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं बिकॉज इसका वर्सेटाइल नेचर होता है ऑफ कलर, और एंड वी अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज because of this. It is also called the brown paper of wholesale trade. इसको brown paper भी कहा जाता है wholesale trade का, because it is used for packing many commodities. तो इसलिए भी इसका importance बढ़ जाता है। It is known as, it has got another name apart from golden fiber, that is brown paper of wholesale trade. It doesn't get rotten even after being continuously soaked in water. और ये बहुत दिनों तक पानी में रहने के बाद भी नहीं सड़ता, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी मस्ट नो अबाउट जूट। अगर हम टाइप्स ऑफ जूट की बात करें तो वी हैव वाइट जूट एंड वी हैव अ टॉस जूट। वाइट जूट इज हार्डर, हाईली अडॉप्टेबल एंड ग्रोज वेल इन बोथ हाईलैंड एंड लोलैंड, whereas toss jute only grows in the upland. It cannot withstand flood, इसलिए इसको हम लोग लो लैंड में नहीं ग्रो कर सकते हैं। टॉस जूट को हम सिर्फ अपलैंड में ही ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर द टू वैरायटीज ऑफ जूट। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जूट को। जूट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड द टेम्परेचर शुड वैरी फ्रॉम 24 to 35 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करें तो इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल which should be 170 centimeters to 200 centimeter and it must be well distributed. High humidity चाहिए, as we have already discussed, इसको hot और humid climate चाहिए। तो humidity यहाँ होनी चाहिए 80 to 90%। and और अगर यहाँ drought हो गया, सूखा पड़ा, तो it becomes very injurious for the plant, क्योंकि उसको पानी भी चाहिए, humidity चाहिए, moisture बहुत सारा चाहिए। So prolonged drought condition is injurious to the plant. So you must remember drought is not drought resistant, इसको बहुत सारा पानी मॉइस्चर चाहिए, so it cannot survive drought. Soil की बात करें तो light sandy clayey loam, this is suitable, this type of soil. और किस तरह के soil में grow करता है वो है flood plains
और डेल्टाज में विच इज रिच इन एलुवियल सॉइल. अगेन ये भी एक सॉइल इज क्रॉप, दिस क्रॉप इज सॉइल एग्जॉस्टिंग. दिस क्रॉप इज soil exhausting, so that's why grown best in Ganga Brahmaputra delta where soil gets replenished every year. तो ये जो क्रॉप है, इसके पहले हमने कॉटन के बारे में पढ़ा. कॉटन की तरह ये भी सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप है, इसीलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है बेस्ट सूटेड है. दिस इज बेस्ट सूटेड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बिकॉज हेयर द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड एवरी ईयर. यानी हर साल सॉइल रिचार्ज होता है, इसमें ज़्यादा एलुवियम ऐड होता है, वो फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है. दैट्स वाई द एलुवियल सॉइल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है फॉर ग्रोइंग जूट क्रॉप. दैट्स वाई ये बहुत बड़ा कारण है कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश, इन जगहों पर जूट की खेती बहुत अच्छी होती है. इफ़ यू टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, तो सोइंग में सो करने के लिए ड्रिलिंग और ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल होता है. और हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग कब होती है? एज सून एज इट इज़ हार्वेस्टेड, एज सून एज द फ्लावरिंग स्टार्ट्स. जैसे ही फूल आने लगते हैं इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. प्लांट्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड और आर अपरूटेड इफ द सॉइल इज वेट एंड सॉफ्ट. अगर मिट्टी गीली है और सॉफ्ट है तो पूरे पेड़ को हटा लिया जाता है, अपरूट कर लिया जाता है. अदरवाइज जितना हो सके जड़ के नज़दीक से काटा जाता है. और ये कब होती है हार्वेस्टिंग? जैसे ही फूल आने लगते हैं. प्रोसेसिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्लांट आर टाइड एंड आर सबमर्ज इनटू वाटर फॉर 2 to 3 weeks फॉर रेटिंग. तो यहाँ एक टर्म है रेटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो रेटिंग क्या है? इसमें जब हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग, यू कैन सी इन द पिक्चर, वी पुट द जूट प्लांट्स इन द वाटर. पानी में इसको रख दिया जाता है 2 से 3 सप्ताह के लिए. फॉर इट्स क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, अबाउट 21 days. सो इट इज केप्ट इन वाटर. और इसी प्रोसेस में, इसी दौरान एक प्रोसेस होता है, इट्स अ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लूजन्स द आउटर बार्क एंड फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक. यानी ये जो इसके अंदर जो जूट है, इस इन स्टॉक्स के अंदर जो जूट है वो और उस बाहर का बार्क और अंदर का जूट दोनों फाइबर अलग हो जाता है पानी में सोक करने से. तो एक तरह का माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेटिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बाद ही हम बार्क को हटाकर अंदर का फाइबर निकाल सकते हैं. और वही फाइबर है जिसको हम आगे उसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए. आफ्टर रेटिंग the bark is peeled off from the plant and the fiber is removed. तो इस तरह से बार्क को हटा के फाइबर को निकाल लिया जाता है और उसके बाद इसकी रिंसिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग होती है. यू कैन सी दे आर क्लीन्ड इन द पिक्चर. यू कैन सी क्लीन करके इसको सन ड्राई किया जा रहा है, इसको धूप में सुखाया जा रहा है. दे आर सन ड्राइड. और क्वालिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज, इसकी बंडल्स बना ली जाती है. दे आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और उसका बंडल्स बनाया जाता है. Now, where do we use jute? So jute is used, you can see in the picture, several articles, बहुत सारे articles जूट से बनते हैं. So आजकल तो imitation silk भी बनाया जा रहा है जूट से. So jute is used for making ropes, string, gunny bags, clothes to wrap bales of cotton. It is used for making shopping bag, furnishing material, decorative pieces. And you can see in the pictures, बहुत सारे और items बनते हैं. Jute is even used for making imitation silk. So, जूट से अब कुछ जूट से इवन फैब्रिक में भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है. तो जूट हैज़ सो मेनी यूजेस एंड नो डाउट इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर इन इंडिया. अगर हम एरियाज की बात करें जहाँ जूट का प्रोडक्शन होता है, यू कैन सी इन द मैप वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड दीज आर द अदर स्टेट्स, द टॉप मोस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जहाँ की अलूवियल सॉइल है जो कि हर साल रिप्लेनिश होता है, फर्टिलिटी रहती है. ये बहुत सूटेबल है फॉर ग्रोइंग जूट. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड ओडिशा, ये चारों स्टेट्स, और इसमें सबसे लीडिंग है वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे ये जूट के लिए बहुत आइडियल है. वेस्ट बंगाल में, वाई वेस्ट बंगाल इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर? तो इसके जो कारण है वो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कि जूट को चाहिए. हाई हेवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी. Ganga Brahmaputra region is rich in alluvium. Then plenty of fresh water is available for retting.
क्योंकि यहाँ रेटिंग में बहुत सारे पानी चाहिए जिसमें कि सबमर्ज करके रखते हैं। उसके बाद भी जब क्लीनिंग और वॉशिंग होता है जूट का, उसमें बहुत सारा फ्रेश वाटर चाहिए। एंड नो डाउट चीप लेबर शुड बी अबेंडेंटली अवेलेबल, जो कि वेस्ट बंगाल में है बिकॉज ऑफ द डेंस पॉपुलेशन, इट्स डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। सो दीज आर द रीजन्स। रीजन वेस्ट बंगाल और उसके जो सराउंडिंग स्टेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जूट प्रोडक्शन के लिए। एंड दीज आर द स्पेसिफिक रीजन्स वाई वेस्ट बंगाल इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में we'll see each other with tea. We'll learn about the cultivation of tea in India. Thank you.